शुरू करते हैं हम लोग और यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। आइए, तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे इस महादेश के परिचय के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी, हेडिंग डालो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? नोट्स कंप्लीटली LWMI पे लेके चलना है। LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। यानी कि जब इंडियन ज्योग्राफी में खतरा क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हमारे जितने भी पेपर हैं उनको डोमिनेट करता है। मतलब हमारे जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से ही आते हैं। इंडियन एनवायरमेंट इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे 60 to 70% जो क्वेश्चन होता है वो इंडियन ज्योग्राफी से ही आता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप देख लोगे, क्योंकि आपका क्षेत्र है तो आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है आपको? इसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा, इसमें ढेर सारा डाटा है, ढेर सारा डाटा है, और उस डाटा को पढ़ना, उसको नोट्स में लेकर आना, उसको रटना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, चूंकि आप सभी कॉन्सेप्टर और फाउंडेशन बैच के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, तो मैंने कहा था इस बार मेरा इनोवेशन जो है वो LWMI है, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। नोट्स बनाने का वो तरीका कि जहां डाटा को भी हम अपने साथ कवर कर सकें, मैपिंग को भी अपने साथ कवर कर सकें, और कम समय में हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में डाल सकें। तो इसीलिए अब हम लोग को नोट्स भी इसी हिसाब से आपको बनाने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। और इस दौरान में चाहे वो NCERT हो, चाहे वो NIOS हो, चाहे वो हायर स्टैंडर्ड बुक्स हो, मैं सबको एक साथ जो है वो कवर करते हुए चल रहा हूं और अलग अलग मैथोलॉजी में LWMI के आपके साथ चलूंगा। डन है? सो इट विल बी द स्मार्टेस्ट नोट्स। ठीक है, ये आपके स्मार्टेस्ट नोट्स होंगे जिसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैपिंग जो है वो कंपैरेटिव चार्ट्स, ये सभी आपके साथ चलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल नोट्स, ठीक है, जिनको मैंने खुद जो है वो तैयार किया है। लेट्स स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी। भारत के भूगोल से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो बात की भूमिका यह है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इसको जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। ये क्यों, अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ये क्यों अपने साथ हमेशा रखिएगा। व्हाई आई एम गोइंग टू रीड दिस, सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। सीधी सी बात है कि आप सिविल सेवा में, मैं अगर किसी और को पढ़ा रहा होता जिसको कोई कलर का एग्जाम देना है या कोई वनडे एग्जाम, मैं उसको शायद ये बातें नहीं करता, जरूरी उसके लिए भी है। लेकिन आप लोग ब्यूरोक्रेसी में जो है जा रहे हो, आप लोग भारत की उस सेवा के अंदर पहुंच रहे हो जहां आपके पास ताकत होगी, जहां आप अपने अपने डोमेन में निर्माण करने की क्षमता रखते हो, जहां आपके पास कैपेसिटी होगी, यू कैन बिल्ड योर कंट्री एट एनी वे। आपका जो भी तरीका होगा उसके माध्यम से आप जो है राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। लेकिन निर्माण उसी चीज का किया था, निर्माण से पहले खाका तैयार होता है। खाका मतलब प्लान क्या है मेरा, और प्लान की जानकारी होना सबसे जरूरी है। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपको इंडिया का प्लान पता चलेगा कि इंडिया जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, भारत, वो प्लान क्या है, वो सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में वो किस तरह का प्लान है। जब आपके पास एक प्लान होगा तो आप उसको इनहेंस कर पाओगे, उसके निर्माण की प्रक्रिया रखोगे। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ खत्म हो जाएगा या आपके साथ खत्म हो जाएगा। देश पीढ़ियों के ईंटों पे तैयार होता है। आपके बाद की जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन, अगर मुझे मेरे जो है वो महात्मा गांधी ने या मेरे जो है वो महान नेताओं ने मुझे दिया है, उनको और विवेकानंद ने या उनसे पहले के जो है नेताओं ने उन्हें कुछ दिया है, तो ये राष्ट्र निर्माण की परंपरा चली आती है। तो इस परंपरा का हम सभी जो है भागीदारी बनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम समझें कि हमारा राष्ट्र क्या है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एज अ कंट्री, भारत एक राष्ट्र के रूप में, लिखो भारत एक राष्ट्र के रूप में, इंडिया एज अ कंट्री। भारत एक राष्ट्र के रूप में एक प्राचीन, ओल्ड, ट्रेडिशनल, परंपरागत, पारंपरिक, डाइवर्स, विविध, एक एक शब्द का यहां मतलब है विविध, बहुत ध्यान से समझते जाना। रिसोर्सफुल, संसाधन युक्त, यंग, युवा देश। युवा इसलिए क्योंकि आज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनांकीय लाभांश है। भारत की जो आबादी है वो दुनिया में सबसे युवा आबादी में से एक मानी जाती है। यंग, युवा राष्ट्र है। क्या है? ओल्ड, प्राचीन।
इसका मतलब हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका मतलब हम कोई नए डॉक्यूमेंट में आए हुए लोग नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का नया निर्माण नहीं हुआ था, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भारत एक बहुत प्राचीन परंपरा वाला देश है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर किसी पेड़ को समझना है, पेड़ की मजबूती, उसकी आयु को समझना, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। जो राष्ट्र की जड़ों को नहीं समझ पाता है, जो राष्ट्र की जड़ों से वाकिफ नहीं होता है, वो कभी भी उस पेड़ का सिर्फ एक आकलन कर सकता है, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता है। तो हम बहुत ही प्राचीन जो है वहां पर एक धरोहर है, और इस धरातल पर हमारे बारे में जो है हमारी सभ्यता को एक अनवरत सभ्यता कहा जाता है। ट्रेडिशनल, पारंपरिक है। परंपराएं जो होती नदियों के प्रवाह की तरह होती हैं। परंपराएं ऐसी नहीं हो सकती कि कुछ समय तक आई, रुक गई और फिर आगे चली। भारतीय चेतना में, यानी भारतीय अवेयरनेस में, इंडियन अवेयरनेस में जो सबसे खास बात है, हमारे ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं अनवरत चली हैं। और जब किसी राष्ट्र में परंपराएं अनवरत चलती, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, जब किसी राष्ट्र में परंपराएं अनवरत रूप से चल रही होती हैं, इसका मतलब यह बात होती है कि उसका कल्चरल सेटअप बहुत डीपर है। क्या मैंने कहा? बहुत ध्यान से इस बात को समझना। यह एक ऐसा आर्गुमेंट है जो आपको बहुत उत्साहित करेगा और आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्रिएट करेगा। किसी राष्ट्र की यदि जिसके जो ट्रेडिशन है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो के साथ है, यानी कि जो परंपराएं हैं वो अनवरत प्रवाह के साथ हैं, इसका मतलब जो उसका कल्चरल सेटअप है, दैट्स कल्चरल सेटअप इज सो डीप एंड डीप रूटेड, यानी उसका जो सांस्कृतिक ट्रेट है, जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, वो बहुत गहरी है और काफी हद तक जो है वो कार्य कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं और हमारी परंपराओं में कुछ ऐसी खास बात है कि जिसमें हमारा प्रवाह अनवरत बना हुआ है। नहीं तो अगर ऑब्स्ट्रैक्शंस होता, अगर वो बुरी होती, तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाती, वो ऑब्स्ट्रैक्ट होकर वहीं पर खत्म हो जाती। बट हमारी परंपराएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात, इतने हजारों सालों में इतने परिवर्तन हुए, और सबसे खास बात है कि हमारी परंपराएं जीवंत हैं। कुछ परंपराएं, दो तरह की परंपराएं होती हैं, दो तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। वन इज रिजिड, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, और एक होता है जो है वो अपने आप को परिवर्तन करता है, दैट इज जो अपने आप को चेंजेबल कर सकता है। अगर हम रूढ़िवादी केवल होते, हमारे ऊपर आरोप यही लगता है ना, भारतीय दकियानूसी है, रूढ़िवादी है, हमारी छोटी छोटी कमियों को इतना बड़ा करके बताया जाता है कि संसार में सबसे बुरे हम ही हैं। लेकिन अगर हमारी परंपराएं रूढ़िवादी होती है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है आपके लिए, अगर हमारी परंपराएं रूढ़िवादी होती, ऑर्थोडॉक्स होती, अगर वो जकड़न के साथ होती, तब तक खत्म हो गई होती। लेकिन हमारी परंपराओं का प्रवाह अनवरत है, इसका मतलब हमारी परंपराएं जीवंत हैं, वो बदलते समय के हिसाब से अपने आप को बदलने की कैपेसिटी रखती हैं। नेक्स्ट वन, डाइवर्स। नेक्स्ट वन, डाइवर्स। विविध, रिसोर्सफुल, यंग, युवा। तो यंग है, इसका मतलब भारत के पास एक प्रबल ह्यूमन रिसोर्स है, यानी मानव संसाधन है। इसको लिखो, ये मानव संसाधन है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर हम इस संसाधन का प्रयोग करें, तो राष्ट्र के पास एक बहुत बड़ी जीवंत, एक बहुत बड़ी जो है ह्यूमन रिसोर्स की पावर है, जो राष्ट्र को किसी भी स्थिति पर लेके जा सकता है। अब अगर हम डाइवर्स की बात करते हैं, विविध की बात करते हैं, तो इस विविधता का अध्ययन ही, जैसे मान लीजिए आप कहीं और बैठे होंगे, हो सकता है कि अभी आप किसी ठंडी जगह बैठे हो, आप स्वेटर पहने हो, मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपका रंग रूप अलग हो। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में, मेरा कोई स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहा होगा, तो वो हो सकता है कि वो उसका जो है चेहरा, उसके बाल, उसकी त्वचा का रंग बिल्कुल अलग हो सकता है आपका खान पान बिल्कुल अलग हो। आप पंजाब से हो, कोई जो है बंगाल से हो, मेरी बात सुन रहा हो, कोई गुजरात से हो, कोई यूपी से हो, बिहार से हो, आप सभी अलग अलग जगहों से होंगे। जरा ध्यान से देखिए, आपका खान पान बिल्कुल अलग। अगर मैंने आपसे पूछा, आपने कहा भाई जो पंजाब वाला सुबह दूध छाछ ये पाया, दिल्ली वाला सुबह चाय ब्रेड खा के आया होगा, कहीं कुछ और जो है वो खाना खाया गया होगा। तो ये जो हमारे खान पान की विविधता, हमारे पहनावे की विविधता, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारा रंग रूप की जो विविधता है, वो किस प्रकार प्रभावित हो रही है। डाइवर्सिटी का यही मतलब होता है। जहां पर डाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में कितने तरह के जो है हमें प्रकार दिखाई पड़ते हैं, कितने हमें जो डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। चाहे वो भाषा की डाइवर्सिटी हो, भारत के बारे में इतनी आश्चर्यजनक चीज है, हर 80 किलोमीटर में हमारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, यानी हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है हर 80 किलोमीटर में। सोच के देखिए कितनी विविधता वाला देश है ये। तो इतनी डाइवर्सिटी, इतने जो है धर्म है, इतने जो है त्योहार है, रीति रिवाज है, पंथ है, मान्यताएं हैं, बोली है, भाषा है, पहनावा है। तो इतनी डाइवर्स कंट्री के बारे में अध्ययन करना अपने आप में भी बहुत रुचिपूर्ण हो सकता है। अध्ययन के हमारा जो है वो दायरा क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू रीड। ठीक है, सबसे जरूरी है हम सबसे पहले इस बात को समझे, व्हाट टू रीड। और ये एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक जितना भी है वो सब कुछ इसके साथ कवर होगा, चाहे वो हमारे कॉन्सेप्टर के बच्चे हों, चाहे वो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हों, इन सभी के लिए ये पूरा का पूरा कवरेज इसके साथ चलेगा। क्लियर है? और मैं यहां पर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ आपको विदा करूंगा, क्वेश्चन लगवा के
फिर मैं आपको यहां से बाय बाय करूंगा जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यस सर आई एम रेडी। ठीक है, हम जो है वो रेडी हैं इसके लिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है और हमारे विषय क्षेत्र में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, बेस एनसीईआरटी का रहेगा, जो स्ट्रक्चर है वो एडवांस रहेगा। चलिए सबसे पहले हमें अगर जानना है तो हमें अपने देश की स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, विश्व में हम कहां हैं और जहां पर हम हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या है। आप सभी इस समय जान रहे हो कि चाइना से, पाकिस्तान से, आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया। तो इन चैलेंजेस के बारे में आपको रोज पता होना चाहिए। इंडिया, लोकेशन एंड साइज, भारत, स्थिति और आकार। आकार। नेक्स्ट वन जियोलॉजी, जियोलॉजी भू आकार की, कि पृथ्वी के टुकड़े के रूप में हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा कालक्रम क्या है, जियोलॉजी भू आकार की। नेक्स्ट वन फिजियोग्राफी, भू आकृति, यानी जो हमें दिखाई पड़ रहा है। भू आकार की, जियोलॉजी इज डिफरेंट थिंग, मतलब पृथ्वी के टुकड़े के रूप में हम कौन हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत हैं, हम जो है मैदानी इलाका है, हम कहां से निकल कर आए, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट, हम कब वहां से हटे और कब आज जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें दिखाई पड़ा। तो हम जियोलॉजी, और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी के जन्म के समय से ही हमारा कालक्रम क्या है, ये हमें इसका अध्ययन करना है, यानी हमें अर्थ कैलेंडर के बारे में जानकारी लेनी है। दूसरा फिजियोग्राफी, हमें अपने देश में क्या दिखाई पड़ता है, कभी जाता है हमें पर्वत दिखाई पड़ता है, कहीं पठार दिखाई पड़ता है, कहीं झीलें दिखाई पड़ती हैं, कहीं तटीय इलाके दिखाई पड़ते हैं, कोस्टल एरिया, कहीं रेगिस्तान दिखाई पड़ता है। तो आखिर भारत की भू आकृति क्या है, आकृति मतलब ये जिसको हम लोग मैप पर ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, फिजियोग्राफी क्या है। फिजियो यानी जो भौतिक रूप से, ग्राफी मतलब जिसको हम मानचित्रावली में रेखाओं के माध्यम से हम इस विश्व में उसको उकेर के ला सकते हैं, वो फिजियोग्राफी हो गया। नेक्स्ट वन, भारत नदियों का एक महान देश रहा है, यहां तक कि हमारी जो हमारी सभ्यता रही है, जिसे हम लोग हड़प्पन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो बेसिकली एक नदी घाटी सभ्यता रही है, यानी नदियां हमारे जीवन का शुरुआत से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एक हिस्सा रही है। और भारत वो देश है जहां नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, मां कहा जाता है, वो जीवन दायिनी कही जाती है, पूज्य मानी जाती है। नदियों को सिर्फ हम उपभोग की वस्तु नहीं समझते, लेकिन सांस्कृतिक जो हमारा एक दुराव हुआ, जो हम कल्चरल एक डिस्टेंस हमने क्रिएट किया, आज हम अपनी नदियों को खाते चले जा रहे हैं। आज मां की वो भूमिका नहीं रह गई, तो निश्चित रूप से हमें यह भी जानना पड़ेगा हमारे ट्रेडिशन में ये चीजें क्या है। नेक्स्ट वन, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र। नेक्स्ट वन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट। नेक्स्ट वन, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियां, क्या है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, क्योंकि आप एनवायरमेंट में यही तो पढ़ते हो, ये क्लाइमेट, ये नेचुरल वेजिटेशन, ये सॉइल, यही को तो जोड़कर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो। तो भारत में वृक्षों की परंपराएं क्या, क्योंकि वृक्षों की ये परंपरा है, वृक्षों की विविधता, जो वेजिटेशन की डाइवर्सिटी है, वही हमारी एनिमल्स की डाइवर्सिटी यानी कि हमारे फौना की डाइवर्सिटी भी तय यही करेगी। नेक्स्ट वन, चीजें आपस में लिंक हैं। उसके बाद भारत की मिट्टियां, प्रकृति ने हमें वरदान दिया हुआ है, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, बिल्कुल ही धन धान्यपूर्ण है, और यही कारण है कि प्राचीन समय से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा समृद्धता पाई जाती रही है। सॉइल, देन रिसोर्सेज, संसाधन, संसाधन, खनिज संसाधन हो गए, जो भी हमें दिया है। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर, कृषि, हमेशा हम पढ़ते चले आए भारत एक कृषि प्रधान देश है, राइट, लेकिन कृषि इतनी चुनौतीपूर्ण कैसे हो गई, क्या दिक्कतें हुई, क्या ऐसे बदलाव हुए कि अंग्रेजों के आने के बाद से हम अपने संसाधनों को कभी ठीक नहीं कर पाए, इसकी समझदारी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज की डेट में आपको पता होगा कि ये देश का जबरदस्त जो है वो एक डिबेटेबल इश्यू चल रहा है। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो है वो परिवहन के लिए हमारे पास काफी कुछ है करने के लिए। नेक्स्ट वन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, सेटलमेंट, अधिवास, हम किस रूप में रहते हैं, चाहे वो ग्रामीण अधिवास हो चाहे वो शहरी अधिवास हो, यानी कि अर्बन और रूरल दोनों। एंड डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफी यानी जनांकिकीय, हिंदी में बोलता जा रहा हूं, उसको लिखते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि देख के ही लिखोगे, सुन भी सकते हो, सुन के लिखा जा सकता है। डेमोग्राफी यानी जनांकिकीय, सेटलमेंट अथवा अधिवास, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, अधिवास। इस मानसिकता से थोड़ा सा निकलिए कि अगर इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसको हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे,
फिर यूपीएससी में आपका टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में हमेशा कहता हूं भाषा का एग्जाम नहीं है, और आज की डेट में अगर आपको इंटरनेशनल साइट्स पे जाना है, वहां जो ट्रेनिंग होगी वो सब कुछ आपको वहां अंग्रेजी में मिलेगी। अपनी भाषा के बारे में जानिए, लेकिन ज्यादा भाषाओं को जानना गलत नहीं है। हिंदी को जानना गर्व की बात है, लेकिन आपको इंग्लिश या और भी, आपको हो सकता है कि पोस्टिंग आपकी ऐसी जगह हो जहां ना हिंदी बोली जाती हो ना इंग्लिश बोली जाती हो, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको संवाद स्थापित करना है लोगों से। तो अगर वहां सीखना है तो अभी से सीखना शुरू कर दे, कम से कम एसेंशियल जो मेरी पढ़ाई के लिए उसको तो मैं सीख लूं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा दे रही हैं। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना आपका लक्ष्य होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एग्रीकल्चर, कृषि, रिसोर्स यानी संसाधन, सॉइल यानी मृदा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, मेरे लिए दोनों एक बराबर का कमांड की चीज है। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, क्लाइमेट अर्थात जलवायु, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भारतीय अपवाह तंत्र, फिजियोग्राफी भू आकृति, जियोलॉजी भू आकृति इंडिया, भारत के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट शुरू करें। तो ये हमारा सिलेबस का विस्तार है जो एनसीईआरटी, एनआईएएस या जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स में जो है ये दिया हुआ है। चलिए यहां से लगभग हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब हम आगे अपने सफर शुरू करते हैं और अभी हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। भारत की लोकेशन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। भारत की लोकेशन के बारे में क्या है, भारत की लोकेशन, इसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और किस प्रकार हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग। यदि भारत को देखें हम, अगर आप यहां देख रहे हैं गूगल मैप पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर हम देखें तो ये साउथ एशिया यानी कि जो दक्षिण एशिया है, ये हमारा एशिया का जो क्षेत्र है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो है वो दक्षिण एशिया में भारत की जो भूमिका है, भारत की जो दृश्य है वो बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखें तो हमारे पास हमारा जो है लैंड के साथ हमारा अटैचमेंट है, यानी एक हिस्सा आकर जो है वो एशिया के साथ मिला हुआ है, और उसके साथ साथ समुद्रों में भी हमें क्या जबरदस्त जो है वो हमारा एक इनपुट लिया है। इसको हम लोग क्राउन पोजीशन कहते हैं, यानी मुकुट प्रभाव के नाम से जाना जाता है, क्राउन पोजीशन। जैसे कि मुकुट में एक मणि लगी होती है, वैसे ही इस महासागर, हिंद महासागर में ये जो है वो एक मुकुट के रूप में आगे तक गया है। इतना आगे तक गया है कि इसने हिंद महासागर को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ इसका अरेबियन सी यानी अरब सागर है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। इस हिसाब से अगर देखें तो भारत अपने आप में बहुत ही अद्भुत जो भूमि है, जिसके पास लैंड बाउंड्री और सी बाउंड्री दोनों तरह की बाउंड्री है। तो और साथ ही साथ वो जो है वो पूरे हिस्से को, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की ताकत अपने साथ रखता है। तो चलिए अब हम इसी देश के बारे में बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी इसका जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है, इसका उत्तरतम बिंदु क्या है, इसका पूर्व हिस्सा क्या है और इसका पश्चिम हिस्सा क्या है, और इसके द्वीपों के रूप में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, साथ ही साथ लक्षद्वीप जो है वो किस रूप में कार्य कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलें आगे, इस महान भूमि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि विश्व में ये कहां है। नेक्स्ट मूव ऑन। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर देखेंगे ध्यान से तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। साउदर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई इनपुट नहीं जाता है। तो ये पूरी तरह से, पहला पॉइंट लिखो भारत, लिखो इंडिया लोकेशन, भारत स्थिति। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए कुछ थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाएं। फैक्ट्स के बारे में बात करें, अभी तो सिर्फ जनरली मैं फैक्ट्स के साथ चलूंगा, उसके बाद में कुछ इसमें नई चीजें भी जोड़ना शुरू करूंगा। चलिए अगर हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लें, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, तो भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जो है देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, क्षेत्रफल याद रखना, एरिया वाइज क्षेत्रफल अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कौन कौन से देश हमें दिखाई पड़ रहे हैं और बड़े? लैंड फ्रंटियर, हमारा जो भूमि है वो कैसा है, हमारे पास जो सीमाएं हैं जो हमारी देशों से लगी हुई हैं वो 15,200 किलोमीटर है, दैट इज 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट वन कोस्ट लाइन, हमारे पास कितनी तट रेखा है, यानी कि जो हमने देखा अभी ये हमारी तट रेखा
जो यहां से लगी हुई है, कक्ष से हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारी तट रेखा यानी कोस्ट लाइन जो है वो कितनी है देख लेते हैं। वो लगभग 7516.6 किलोमीटर है, दैट इज 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं। ये तट रेखा है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। आईएसटी जो है वो 82.5 डिग्री है, 82 1/2 82.5 डिग्री ईस्ट, पूरब। अब भारत के बारे में कई बार जो है महत्वपूर्ण जानकारी आती है। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? चलिए मुझे अगर बताइए भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है और उसका अक्षांश क्या है? भारत का नॉर्थ मोस्ट पोजीशन कहां है और उसका नाम क्या है? ठीक है, दिस इज द इंदिरा कॉल, ध्यान से लिखो, इंदिरा कॉल, इसका नाम रखा गया था इंदिरा कॉल। बिल्कुल सही है, गरिमा ने भी सही बताया है। दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट। इसका जो अक्षांश है एग्जाम में, कई बार स्टेट एग्जाम में आ जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब साउथ मोस्ट पॉइंट में 2 पॉइंट है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में बच्चे बड़ी ये इजी सी चीज में गलतियां कर देते हैं। साउथ मोस्ट पॉइंट हमारे 2 हैं, ठीक है। एक जब साउथ मोस्ट पॉइंट ऑन मेनलैंड होता है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, क्लियर, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और एक होता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, याद रखिएगा। तो मुख्य भूमि यानी कि जहां पर हमारा जो है वो जो है अंडमान निकोबार के साथ ये नहीं बात कर रहा है, ये मेन लैंड जो है उसका मुख्य भूमि जो है वो कन्याकुमारी है, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट। ये हमारा भारत का मुख्य भूमि यानी मेन लैंड का जो है वो साउथ मोस्ट पॉइंट है। लेकिन भारत का सबसे जो है वो साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? यस, ठीक है, आचरा सिंह ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल सही है, दैट इज इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट्स, इंदिरा पॉइंट दिस इज 6 डिग्री 45 मिनट्स, 6 डिग्री 45 मिनट के पास है। और ये जो 2004 की सुनामी आई थी, उस सुनामी में ये पॉइंट डूब गया है, ठीक है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत ये जो है सबमर्ज हो गया है, समुद्रों के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट को लॉस्ट कर चुके हैं। लेकिन वो भारत का अंडमान निकोबार सहित वो दक्षिणतम बिंदु, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर याद रखिएगा, एग्जाम में हमसे कई बार जो है जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। गुड, चलिए क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत का विस्तार कैसा है, और यहां चूंकि मेंस में एक डिबेट आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं मुख्य परीक्षा में यहां से एक डिबेट आया था। कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, जब हम इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो भारत का जो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि जो है वो पूरब से पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर ये भारत का पूरा पश्चिम विस्तार है। जहां पर पश्चिम में जो इसका अक्षांश है वो 68 डिग्री 60 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसका जो पूरब की तरफ विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये जो है वो भारत को जब हम एक फीता लेके नाप रहे हैं, तो हमें जो है वो पूरब से पश्चिम यानी भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा और भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा, क्या तुम मुझे बता सकते हो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या नाम है और भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से का क्या नाम है? आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा किसी न किसी बुक में। फैक्ट के आप लोग महारथी हो, फैक्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं तो बस अब धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं भूमिका बनाते हुए। टू 2933 किलोमीटर। मुझे बताइए भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से का क्या नाम है?
हमारा जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबिथू। क्या नाम है इसका? किबिथू। लिख लें। जो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स पे है, दैट इज नोन एज किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। और जो हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात में गुआर मोटा, दैट इज नोन एज गुआर मोटा। वेल डन, जिनका जवाब सही है, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, आप लोग फैक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। सो ये हमारा दो एक्सट्रीमिटीज हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न की तरफ। ठीक है, यानी कि पश्चिम और पूरब की तरफ। अब बात करते हैं भारत जो है वो उसके नॉर्थ से साउथ कितना जो मेनलैंड है उसका विस्तार जो है वो नॉर्थ से साउथ उसका मेनलैंड का विस्तार 3214 किलोमीटर है। जो नॉर्थ साउथ है दैट इज 3214 किलोमीटर। गुड। सबसे खास बात है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की खासियत मुझे जल्दी बता दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कर्क रेखा का क्या मतलब होता है? ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री की जो लाइन है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्लियर? जो 23 हाफ की जो लाइन है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा है। ये हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, मुझे होमवर्क लिखिए, मुझे उन राज्यों के नाम चाहिए जहां से ये जो है होकर गुजरती है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लीज राइट द नेम ऑफ स्टेट्स वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूरब का मुझे क्रमगत जो है वो इनपुट चाहिए, पश्चिम से पूरब तक, पश्चिम से पूरब की तरफ। यस सर, प्लीज लेट मी नो। ये जो कर्क रेखा है इसका तात्पर्य क्या है? ये भारत में क्या परिवर्तन लेकर आएगा? जो कर्क रेखा है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, और इससे हमारे तमाम जलवायविक और भौगोलिक जो है वो कारक उत्पन्न होते हैं। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग। अभी तक तो फैक्ट में थे ना, अब आ जाओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या मतलब होता है। जो 23.5 डिग्री की लाइन है वो भारत में क्या चीजें जो है वो तय करेगी। यस प्लीज। बिल्कुल सही अंकित, तुमने बिल्कुल सही लिखा है। स्टडी 2020 तुमने भी बिल्कुल सही लिखा है। What is the impact of Tropic of Cancer on Indian climatology? क्या फर्क पड़ेगा उसका? राइट, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, वो दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, यानी कि धरातल पर वो दो रेखाएं होती हैं जहां पर सूर्य जो है लंबवत होता है वर्ष में एक बार। सूर्य कभी भी कर्क रेखा के पार और मकर रेखा के पार, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बाद कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, उसके ऊपर सर के ऊपर ये कभी भी सूर्य नहीं आता है। सूर्य की रेखाओं का सीधा पड़ना, लंबवत पड़ना, डायरेक्टली पढ़ना, वो उसकी जो है क्या इंसोलेशन को बताता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन यानी सूर्यातप की मात्रा को निर्धारित करता है। यानी अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ का यानी कि ये जो हिस्सा है ये ज्यादा इंसोलेशन रिसीव करेगा, यानी वर्ष भर में इसका सूर्यातप सर्वाधिक होगा। इसके बाद जो है वो सूरज की रेखाएं तिरछी पड़नी शुरू हो जाती हैं, टिल्टेड हो जाती हैं, और टिल्टेड होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, यानी कि इस पे जो पर स्क्वायर एरिया है वहां पर इंसोलेशन हमें कम से कम रिसीव होगा, यानी सूर्यातप हमें कम से कम रिसीव होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो एरिया है वो हमारा लगभग क्या होगा, दैट इज नियरली जो 30 डिग्री तक का एरिया है वो टॉरेट जोन कहलाएगा, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन इसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो उपोष्ण क्षेत्र कहलाएगा या शीतोष्ण क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होते हुए हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये जो सेगमेंट है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हमें एक चीज दिखाई पड़ा कि हमें दो स्पष्ट इंसोलेशन एरिया दिखाई पड़ रहे हैं भारत में। इस बात को याद रखना, भारत में जो जलवायु विविधता है बहुत बड़ी है, किसी क्षेत्र में इतनी बड़ी जलवायु विविधता नहीं पाई जाती जितने भारत में पाई जाती है, और उसमें सबसे बड़ा जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
सीधे सीधे भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है, जिसमें एक हिस्सा ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करेगा और सूर्य की ऊर्जा बहुत कुछ तय करेगी, कितना जो है वो जलवाष्प बनेगा, कितनी हमारी त्वचा का रंग क्या होगा, हमारा खान पान क्या होगा, किस तरह की वनस्पतियां होंगी, किस तरह के जानवर पाए जाएंगे, किस तरह की भूमि होगी, सब कुछ निर्धारित करने का काम यही इंसोलेशन रिसीव कराएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया जहां पर जो है वो सरप्लस इंसोलेशन रिसीव हो रहा है, ज्यादा सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, और एक वो हिस्सा जहां जो है वो सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है, और ऐसा होते ही हमें दो विविध विभाजन दिखाई पड़ते हैं, जहां पर मिट्टी, जहां पर जलवाष्प की मात्रा, जहां वर्षण की मात्रा, जहां पर फ्लोरा फौना, ये सब कुछ हमें विविध रूप में दिखाई पड़ेगा, इन सीटू कारणों को छोड़ भी दिया जाए तो भी। क्लियर है? तो ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जिसके बारे में आपने बताया कि कौन कौन से जो है वो राज्यों से होकर गुजर रही है, फैक्ट है, लेकिन यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा, कराऊं क्वेश्चन, कराऊं? ठीक है, क्वेश्चन कराऊं? अब आप लोगों ने सबने याद कर लिया, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन देखो कैसा पूछा था, ध्यान से मैप को देखो और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है, यूपीएससी देखो कितना ट्रिक जो है वो यूज करता है। क्वेश्चन कह रहा है, इसने एक नाम दिया गुलबर्गा, मुंबई, औरंगाबाद और दिल्ली। ठीक है, ध्यान से सुनना, गुलबर्गा, मुंबई, औरंगाबाद और दिल्ली। निम्नलिखित में से किस जगह, निम्नलिखित में से किस जगह दिन के किसी खास समय में परछाई नहीं बनेगी? निम्नलिखित में से किस जगह दिन के किसी खास हिस्से में परछाई नहीं बनेगी? परछाई नहीं बनेगी। पता है, प्री का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का। अभी मैंने बताया, इसीलिए मैं कह रहा था, आपने जब फैक्ट सुना कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भैया ओजांग सर पढ़ा रहे हैं, ये कब बाल की खाल निकाल लेंगे पता ही नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो मैं ही फैक्ट मैंने सिर्फ सहारे के लिए नहीं, कहोगे सर फैक्ट नहीं पढ़ाया, क्योंकि पीछे सूसे एग्जाम में इसी बार देखो कितने क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट से आ गए थे। तो तमाम एग्जाम आप देते रहोगे तो आपको वहां पर फैक्ट मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके साथ जो है वो मैं लेके चलूंगा। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, फिर से ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो मजे मजे में, ध्यान नहीं दिया आपने, आपने तो खाली आपका ध्यान था, मैं सब देख रहा था, सब लोग कमेंट किए जा रहे थे कौन कौन से राज्य है, कौन कौन। अब नहीं आता क्वेश्चन, वो तो सिर्फ मैं तुम्हें फंसाने के लिए मैंने गेम खेला था कि तुम्हारा ध्यान उधर गया और मैं अगला क्वेश्चन लेकर आ गया। परछाई बनने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने अभी एक लाइन यूज किया, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने अभी एक लाइन यूज किया। अच्छा, मैप दिखा भी दिया, वो तो कोई एग्जाम में तो मैप भी नहीं दिया था, वहां तो सिर्फ इमेजिनेशन करना, तुम्हारे सामने तो मैंने मैप खोल रखा था, वहां सोचो कैसे होता, आप तो परेशान हो जाते। तो सिंपल सा तुम्हें बताऊं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मैंने कहा कि सूरज जो है एक बार लंबवत होता है। ठीक है, लंबवत होता है, यानी कि अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कोई क्षेत्र है तो वहां सूरज दिन के समय 12 बजे ओवरहेड होगा, यानी सर के ऊपर आएगा। और जब सर के ऊपर आएगा तो वैसे क्या होगा कि जो अगर सूरज आपके सर के ऊपर चमक रहा होगा तो परछाई नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल आप टिल्ट, अगर सर के ऊपर जब लाइट जल रही तो परछाई के लिए टिल्टेड प्रकाश का पड़ना जरूरी है। लॉजिक देखो कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मैंने मैप दिखाया, तुम्हारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। एग्जाम में तो मैप भी नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम सारे स्थानों को ध्यान से देखोगे जो मैंने तुम्हें दिखाया, तो कर्क रेखा के नीचे वाले स्थानों को मैंने लिया। एक स्थान मैंने दिल्ली ले लिया, ऊपर की तरफ है, कर्क रेखा से ऊपर है कि नहीं है? तो मुझे बताओ केवल दिल्ली में परछाई बनेगी। मैंने पूछा किस जगह परछाई नहीं बनेगी, तुमने आंसर दिया परछाई जहां बनेगी, तो इन सभी जगह बनेगी। ठीक है, नहीं बनेगी मतलब यहां पर जो है वो सर के ऊपर आएगा और यहां पर जो परछाइयां नहीं बनेगी, जो आपका जो है वो गुलबर्गा में नहीं बनेगी, औरंगाबाद में नहीं बन रही है, पुणे में नहीं बन रही, मुंबई में नहीं बन रही, बिकॉज एक समय ऐसा आएगा जहां सन जो है वो ओवरहेड हो जाएगा। लेकिन दिल्ली क्या होगा, दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर है, दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर होने की वजह से वहां सनलाइट टिल्टेड होगी, यानी कभी सन जो है वो ओवरहेड होगा ही नहीं। और जब ओवरहेड नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो है वो परछाई बनेगी ही बनेगी। यानी किस जगह नहीं बनेगी, इस नीचे, अगर कर्क रेखा से नीचे है तो वहां परछाई नहीं बननी चाहिए। क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल्स, इसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। सिंपल सी चीज पढ़ी, किताब में दे रखी, आपने याद करके मार दिया उसको। ठीक है, सभी लोगों ने जवाब दे दिया कि साहब ये जो है राज्य है,
लेकिन मैंने आपको फंसाया था, मैं अब चाहता था कि आप वहां पर ध्यान दें, जो कॉन्सेप्ट उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। कॉन्सेप्ट ये था कि किस तरह से एक पार्ट को एप्लीकेबल करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत एप्लीकेबल क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉजिक यूज करना है, लॉजिक यूज करना है कि भाई ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के यहां सूर्य जो होगा वो मकर रेखा और कर्क रेखा, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट अभी मैंने बताया एक्सट्रीमिटीज हैं, जहां पर सूर्य जो है वो वर्ष में एक आध बार जो है हमेशा एक कम से कम एक बार सर के ऊपर आता है, लंबवत होता है। और जब लंबवत होगा तो परछाई नहीं बनेगी। परछाई होने के लिए मेरा जो है वो क्या होता है, टिल्ट होना जरूरी है सूर्य की रेखा का। 23.5 डिग्री के बाद यानी कर्क रेखा के बाद सूर्य कभी भी लंबवत सर के ऊपर नहीं आता, वो टिल्टेड जाता है। टिल्टेड होगा तो वहां परछाई बनेगी ही बनेगी। क्लियर है? ये इसको अब याद रखना, ये गलती हुई है तुमसे। इसका कॉन्सेप्ट को रटना अलग चीज होता है कि किसी तथ्य को रट लिया, उसको अप्लाई करना अलग बात होता है। ये हमारा नया यूपीएससी है। बिल्कुल सही है सचिन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो कहां परछाई नहीं बनेगी? नीचे के तीनों हिस्सों में नहीं बनेगी, सिर्फ दिल्ली में परछाई बनेगी। ठीक है, यह सिंपल सा, कर्क रेखा के ऊपर जो भी स्थान होंगे वहां पर सन कभी ओवरहेड नहीं होगा, सर के ऊपर नहीं आएगा, इसलिए वहां परछाई बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा ज्योग्राफी मुझे कैसे आपको पढ़ानी है। एक नंबर 1, ज्योग्राफी से मैं अपनी कंट्री के बारे में, उसकी एक लीजेसी जो है उसके बारे में मुझे जानकारी लेने का तरीका होगा। मेरे पढ़ने का तरीका सिर्फ रटना नहीं होगा जैसा कि किताबें हमें बाध्य करती हैं। मुझे एक ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड के साथ पढ़ना है कि भाई मेरा देश क्या है, मेरे देश की जो है वो गरिमा क्या है और भविष्य मुझे इसको कैसे लेकर जाना है, नंबर 1। दूसरा, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट का जो एक ओवरले है उसके साथ हम जरूर जाएंगे और क्वेश्चन को इसके साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी एक बेसिक प्रिपरेशन। और थर्ड वन जो है वो नोट्स हमारे टोटल, जैसे अभी आपको झलक मिल गई नोट्स की, ऐसे ही मेरे जो है वो कंप्लीट नोट्स चलेंगे, पिक्चर से, पॉइंट से, इस तरह से जो हम होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है?